आईटीआई में संविधान मंदिर बनाए गए हैं। फिर से एक बार आप सभी का इस प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना वर्ष पूर्ति समारोह में स्वागत करती हूँ। माननीय मुख्यमंत्री अजित पवार यांना, माननीय उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना विनंती आहे की त्यांनी आपले मनोगत व्यक्त करावं। आपल्या भारताचे लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी साहेब, महामहिम महाराष्ट्राचे राज्यपाल महोदय, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे साहेब, उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस साहेब, केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय राज्यमंत्री, महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळातील सर्व उपस्थित असणारे मान्यवर, खासदार, आमदार आणि आज मोदी साहेबांचे विचार ऐकण्याच्या करता वर्ध्याच्या कानाकोपऱ्यातून आलेले सगळे माझे बांधव, भगिनी, पत्रकार मित्र आणि माझ्या तरुण मित्रांनो, वर्ध्याच्या ऐतिहासिक पावनभूमीत देशाचे लोकप्रिय पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी साहेबांच्या शुभ हस्ते आज महत्त्वाच्या योजनांचा शुभारंभ तसंच प्रकल्पाचं पायाभरणी होत आहे। यामध्ये विश्वकर्मा योजनेचा प्रथम वर्धापन दिन, अमरावती येथील पीएम मित्रा पार्कची पायाभरणी कार्यक्रम, अहिल्यादेवी होळकर महिला स्टार्टअप योजनेचा शुभारंभ आणि आचार्य चाणक्य कौशल्य विकास योजनेचा शुभारंभ यासारख्या योजना प्रकल्पांचा समावेश आहे। या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं आपण एवढ्या मोठ्या संख्येने उपस्थित राहिलात त्याबद्दल मी आपल्या सर्वांचं मनापासून स्वागत करतो। परंतु पंतप्रधान महोदयांनी या कार्यक्रमाला वेळ दिला त्याबद्दल महाराष्ट्राच्या 13 कोटी जनतेच्या वतीनं मी त्यांचं मनापासून स्वागत करतो। 3 दिवसापूर्वी पंतप्रधान महोदयांचा वाढदिवस झालेला आहे। मी वाढदिवसाच्या निमित्तानं देखील महाराष्ट्राच्या तमाम जनतेच्या वतीनं त्यांना हार्दिक शुभेच्छा देतो। त्यांना दीर्घायुष्य लाभावं, त्यांच्या स्वप्नातला भारत लवकरात लवकर त्या ठिकाणी उभा राहावा आणि त्यांचं जे विजन आहे ते विजन आपल्या भारतातल्या कानाकोपऱ्यामध्ये त्यांचं स्वप्न पूर्ण करण्याच्या करता सर्वांनी परिश्रम करावेत अशा प्रकारची विनंती देखील मी आपल्या सर्वांना करतो। एकंदरीतच आज इथं महाराष्ट्र सरकारने शेतकरी, महिला, युवा आणि गरीब घटकांच्या कल्याणासाठी, त्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी विविध योजना उपक्रम सुरू केलेले आहेत आणि त्याच्याकरता भरपूर अशा प्रकारची आर्थिक तरतूद देखील केलेली आहे। आज ज्या परिसरामध्ये पंतप्रधान महोदय आलेले आहेत त्याच्यामध्ये महात्मा गांधी यांचं वास्तव्य राहिलेल्या सेवाग्रामची भूमी, आचार्य विनोबा भावे यांचा आश्रम असलेले पवनार यासारख्या पावनभूमीला मी वंदन करतो। महात्मा गांधी, विनोबा भावे यांना देखील मी वंदन करतो। आज अमरावती येथे उभारण्यात येत असलेल्या पीएम मित्रा पार्कच्या माध्यमातून विदर्भासह राज्याच्या औद्योगिक क्षेत्राला मोठी चालना मिळणार आहे। विदर्भातल्या पांढऱ्या सोन्याला खऱ्या अर्थाने सोन्याचे दिवस येणार आहे। या टेक्सटाईल पार्कमध्ये 10,000 कोटी रुपयापेक्षा जास्त गुंतवणुकीची शक्यता आहे। 1 लाखापेक्षा जास्त रोजगाराची शक्यता आहे। गेल्या 10 वर्षामध्ये प्रधानमंत्री महोदयांनी भूमिपूजन केलेल्या अनेक प्रकल्पांचं त्यांच्याच हस्ते लोकार्पण झालंय। देशात अत्यंत कमी कालावधीमध्ये गतिमान पद्धतीनं पायाभूत विकास प्रकल्प पूर्ण करण्याचा विक्रम आपल्या पंतप्रधान महोदयांनी केलेला आहे। आंतरराष्ट्रीय स्तरावर देशातील अनेक उद्योग महाराष्ट्रात गुंतवणूक करण्यास उत्सुक आहेत। नुकताच गडचिरोलीला इस्पात स्टील प्रकल्प, महापे येथे सेमीकंडक्टर प्रकल्पाचा शुभारंभ झाला, त्यातून लाखो तरुणांना रोजगार मिळणार आहे। मी अधिक न बोलता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहेबांच्या स्वप्नातला कुशल, रोजगारक्षम, विकसित भारत घडवण्याच्या कार्यात आपलं महायुतीचं सरकार आणि राज्यातील जनता आपलं संपूर्ण योगदान देईल अशा प्रकारचा विश्वास व्यक्त करतो। प्रधानमंत्री महोदयांना धन्यवाद देतो आणि या ठिकाणी थांबतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। यानंतर राज्याचे माननीय उपमुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस यांना विनंती आहे की त्यांनी सभेला संबोधित करावं।
हिंदवी स्वराज्याचे सरसंस्थापक छत्रपती शिवरायांना मानाचा मुजरा करतो. भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना मानवंदना अर्पित करतो. आणि आज आपल्या या वर्ध्याच्या पवित्र भूमीवर उपस्थित झालेले अखिल विश्वातील सर्वाधिक लोकप्रिय नेते आणि आधुनिक भारताचे निर्माते माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी यांचं मी वर्धेच्या वतीनं हार्दिक स्वागत करतो. मंचावर उपस्थित माननीय राज्यपालजी, माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदेजी, उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार, केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझीजी, जयंत चौधरीजी, मंचावर उपस्थित सर्वच महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळातील आमचे सहकारी मंत्री, आमदार, खासदार, सर्व मंचावरील प्रमुख नेते मंडळी आणि उपस्थित माझ्या भगिनी आणि बंधूंनो, आजचा दिवस हा अत्यंत महत्त्वाचा दिवस आहे. कारण आपल्याला कल्पना आहे की एकीकडे अमरावतीच्या मित्रा टेक्सटाईल पार्कचं भूमिपूजन आज होत आहे, दुसरीकडे आर्य चाणक्य कौशल्य प्रशिक्षणाची योजना सुरू होते, त्यासोबत अहिल्याबाई होळकर स्टार्टअपची सुरुवात होते आणि पीएम विश्वकर्माच्या अंतर्गत राज्यातल्या 2 लाख लोकांना या ठिकाणी त्याची मदत मिळते आहे. एकूण आपण विचार केला तर आज या एका कार्यक्रमामध्ये 6.5 लाख कुटुंबाचं चित्र बदलणार आहे, त्यांच्यापर्यंत रोजगार आणि अधिकारिता पोहोचणार आहे. मी माननीय प्रधानमंत्री महोदयांचं याकरता अभिनंदन करतो. ज्याला आपल्या जीवनामध्ये परिवर्तन घडवायचं आहे त्या प्रत्येक व्यक्तीकरता माननीय मोदीजींनी संधी तयार केली. आज माझा सवाल आहे, इतके वर्ष झाले आमचा सुतार समाज लोहार, सोनार, कुंभार, मूर्तिकार, चर्मकार, मिस्त्री, नावी, टेलर, धोबी या सगळ्या घटकांचा विचार कुठल्याच सरकारने केला नव्हता. पण त्यांचा विचार करणारे देशातले एकमेव नेते कोणी असतील तर प्रधानमंत्री माननीय मोदीजी आहेत, ज्यांनी या 12 बलुतेदारांना, या मायक्रो ओबीसीला या ठिकाणी प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजनेच्या अंतर्गत ज्या प्रकारे प्रशिक्षण दिलं आणि केवळ प्रशिक्षण नाही, त्यांना त्या ठिकाणी रोजगार वाढवता यावा म्हणून वित्त सहाय्य केलं. त्यांचं जीवन पूर्णपणे बदलण्याचं काम आज या ठिकाणी होत आहे. आणि टेक्सटाईल पार्क ही तर अशी संकल्पना आहे की आमच्या अमरावतीला जगाच्या नकाशावर आणण्याचं काम मित्रा टेक्सटाईल पार्कमुळे होणार आहे. मी माननीय प्रधानमंत्री महोदयांचे आभार मानतो. आम्ही त्यांना विनंती केली होती की आमच्या अमरावतीला तुम्ही टेक्सटाईल पार्क द्या. मुख्यमंत्री असतील, मी असेल, दादा असतील, आमच्या नवनीतताई राणा असतील. मुख्यमंत्री महोदयांनी देशात 7 पार्क दिले, त्यातला एक पार्क आपल्या अमरावतीमध्ये दिला. ज्या एका पार्कमुळे जवळजवळ 3 लाख लोकांना रोजगार हा त्या ठिकाणी मिळणार आहे. आणि कापसापासनं कापडापर्यंत आणि कापडापासनं फॅशनपर्यंत सर्व प्रकारचं इंटिग्रेशन हे त्या ठिकाणी होताना आपल्याला दिसणार आहे. खरं म्हणजे मी जास्त बोलणार नाही, पण एवढंच सांगतो, प्रधानमंत्री महोदयांनी जी काही हे परिवर्तन सुरू केलेलं आहे ते परिवर्तन महाराष्ट्रात देखील आम्ही सुरू केलेलं आहे. आमच्या लाडक्या बहिणी या ठिकाणी बसलेल्या आहेत. लाडक्या बहिणींना आज आपण 1,500 रुपये त्या ठिकाणी देतो. पण त्यासोबत आपल्या लखपती दीदी कार्यक्रमाच्या अंतर्गत माननीय मोदीजींच्या नेतृत्वात लखपती दीदी देखील आपण तयार करतोय. आणि एवढंच नाही तर आज मला मोदीजींचे पुन्हा आभार मानायचे आहेत की आमच्या सोयाबीनच्या, कापसाच्या शेतकऱ्याला शेतमालाचा भाव मिळाला पाहिजे. आम्ही मागणी केली की तुम्ही आयात होणाऱ्या कच्च्या तेलावर
त्या ठिकाणी ड्युटी वाढवा, आमच्या सोयाबीनचे भाव वाढतील. मोदीजींनी तात्काळ निर्णय घेतला आणि ड्युटी वाढवली. आज सोयाबीनला त्या ठिकाणी भाव मिळायला सुरुवात झाली आणि मी विश्वासानं सांगतो हमी भावापेक्षा जास्त भावामध्ये यावेळी सोयाबीनची खरेदी होईल, कापसाची खरेदी होईल. शेतकऱ्यांकरता आमच्या सरकारनं मोफत वीज देण्याचा निर्णय घेतलाय. समाजाच्या सर्व घटकांच्या पाठीशी आपलं सरकार उभं आहे आणि म्हणून मी पुन्हा एकदा आपल्या वर्धा जिल्ह्याच्या माध्यमातून माननीय प्रधानमंत्री महोदयांचं मनापासून स्वागत करतो, त्यांचे आभार मानतो आणि माझं बोलणं संपवतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं पारंपरिक कारीगरों को नवसंजीवन देने वाली पीएम विश्वकर्मा योजना, इसका ऐसा वर्णन करना होगा. अभी मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ माननीय केंद्रीय मंत्री सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय श्री जीतन राम मांझी जी से अनुरोध करती हूँ कि वे अपना भाषण करें. सबसे पहले वर्धा की ऐतिहासिक भूमि और दीक्षा भूमि को प्रणाम करता हूं और आज पीएम विश्वकर्मा का राष्ट्रीय आयोजन जो वर्धा राष्ट्रीय पीएम विश्वकर्मा समारोह हमारे पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को सम्मानित करने के लिए दिनांक 20 सितंबर 2024 को आयोजित हो रहा है. इसमें उपस्थित माननीय प्रधानमंत्री श्रद्धेय श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय राज्यपाल डॉक्टर सीपी कृष्णन जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी, माननीय केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी साहब, माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री जयंती चौधरी जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी एवं अजीत पवार जी, माननीय अध्यक्ष एनसीबीसी श्री हंसराज जी अहीर जी, महाराष्ट्र सरकार के उपस्थित माननीय मंत्रीगण, महाराष्ट्र विधानसभा एवं विधान परिषद के उपस्थित माननीय सदस्यगण, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश भर में 550 स्थानों से जुड़े यहां मौजूद विशिष्ट अतिथिगण, केंद्रीय और राज्य सरकारों के प्रतिनिधिगण, विभिन्न संगठनों के सदस्यगण, कारीगर और शिल्पकार भाइयों बहनों एवं मीडिया के मित्रगण, महोदय, सबसे पहले मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं जो उन्होंने अपने व्यस्तम कार्यक्रम के समय निकालकर इस अवसर की शोभा बढ़ाई है. आपकी उपस्थिति हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है और ये न केवल इस महत्वपूर्ण अवसर के महत्व को उजागर करती है बल्कि इस तथ्य पर भी जोर देती है कि कारीगर और शिल्पकार इस पहल के केंद्र में हैं. महोदय, जैसा कि हम सभी जानते हैं, एमएसएमई क्षेत्र भारत की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है और माना जा सकता है कि जीडीपी में हमारा एमएसएमई क्षेत्र का योगदान 30% है तथा यह सेक्टर 21 करोड़ लोगों को रोजगार प्रदान करता है. यह उद्यमशीलता की भावना को बढ़ावा देता है, महत्वपूर्ण रोजगार पैदा करता है और हमारे सामाजिक आर्थिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. मुझे यकीन है कि आने वाले वर्षों में कई कारीगर और शिल्पकार रोजगार सृजक बनेंगे और यह उल्लेख करना चाहूंगा कि यह आयोजन 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित भारत की दिशा में माननीय प्रधानमंत्री के उस यात्रा का एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा. प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना एमएसएमई विभाग का एक महत्वपूर्ण अंग है. इसी को दृष्टिगत करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिल्ली के जसोभूमि में विश्वकर्मा जयंती के शुभ अवसर पर 17 सितंबर 2023 को पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की गई थी. इस योजना का उद्देश्य है सकारात्मक हस्तक्षेप के माध्यम से विश्वकर्मा के रूप में जाने वाले कारीगरों और शिल्पकारों को जीवन में बदलाव लाना है. यह योजना 18 व्यवसायों में लगे पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों के समर्थन के लिए बनाई गई है, जो इस प्रकार है. जैसे बढ़ई हैं, नाव निर्माता हैं, कवच बनाने वाले हैं, लोहार हैं, हथौड़ा और उपकरण कीट निर्माता हैं, ताला बनाने वाले हैं, सुनार हैं, कुम्हार हैं, मूर्तिकार हैं, मोची भाई हैं, राजमिस्त्री हैं,
टोकरी चटाई झाड़ू बनाने वाले लोग हैं, गुड़िया और खिलौना वाले लोग हैं, नाई हैं, मालाकार हैं, धोबी हैं, दर्जी हैं और मछली पकड़ने वाले जाल बनाने वाले भाई हैं। यह योजना इस व्यवसाय में लगे विश्वकर्मा को सम्मान देने और उनके सामर्थ्य को उत्पन्न करने के लिए समृद्धि लाने की जोर देती है। इस योजना में इन कारीगरों और शिल्पकारों को आईडी का और प्रमाण पत्र के माध्यम से मान्यता सम्मान प्रदान की जाती है। उनका सामर्थ्य, संवर्धन, कौशल और उन्नयन का ही एक भाग है। लाभार्थियों को संबंधित ट्रेडों में मास्टर प्रशिक्षकों द्वारा 6 दिवसीय उच्च गुणवत्ता वाला प्रशिक्षण दिया जाता है। भाइयों, लाभार्थियों की मजदूरी मुआवजा के रूप में प्रतिदिन 500 रुपया का दिया जाता है और 1000 रुपया का यात्रा भत्ता और मुफ्त भोजन और आवास की सुविधा प्रदान की जाती है। कारीगरों और शिल्पकारों को अपने संबंधित व्यवसायों को आधुनिक और नवीनतम उपकरणों का उपयोग करने के लिए सक्षम बनाने के लिए 15,000 रुपये तक के टूल किट का दिया जाता है। प्रोत्साहन के लिए लाभार्थियों की समृद्धि के लिए किफायती ऋण और व्यापक बाजारों तक पहुंच प्रदान करना शामिल है। इस योजना के तहत 5% रियायती ब्याज पर 3 लाख रुपए तक के कोलेस्ट्रॉल मुक्त ऋण उपलब्ध कराए जाते हैं। इसके अलावा इस योजना में लाभार्थियों को डिजिटल लेन देन अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने का एक तत्व है। डिजिटल भुगतान या रसीद के लिए लाभार्थी के खाते में 100 रुपये तक का मासिक कैश बैंक जमा किया जाता है। इस योजना को भारत सरकार के 3 मंत्रालय द्वारा अथा एमएसएमई मंत्रालय, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय तथा वित्तीय सेवा विभाग द्वारा सहकर्मान्वित किया जा रहा है। इन मंत्रालयों और राज्य सरकारों के बीच निरंतर समन्वय बना हुआ है, जो इस देश में अब तक शुरू की गई कार्यान्वित की गई सबसे अनूठी योजना में से एक बनता है। योजना के लाभार्थियों की त्रिस्तरीय सत्यापन प्रक्रिया में राज्य सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है। अब मैं बहुत गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निर्देशन में इस योजना के तहत पिछले 1 वर्ष में कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की गई है। इस योजना के तहत देश में सत्यापन के बाद 20 लाख से अधिक कारीगरों और शिल्पकारों को पंजीकृत किया गया है और अकेले महाराष्ट्र में लगभग 1,46,000 कारीगरों को और शिल्पकारों को इस योजना के तहत पंजीकृत किया गया है। 8 लाख से अधिक लाभार्थियों ने अपने कौशल उन्नयन के लिए प्रशिक्षण प्राप्त किया है, जिससे उनकी क्षमता और उत्पादकता में वृद्धि हुई है। 1,06,000 विश्वकर्मा कर्मियों को 1400 करोड़ रुपए का ऋण स्वीकृत किया गया है, जिससे उनको अपने व्यवसाय का विस्तार करने और अपनी जीविका में सुधार लाने को मदद मिल रही है। महोदय, आज इस उत्सव में भाग लेने के रूप में हमने पीएम विश्वकर्मा योजना के लाभार्थियों के शिल्प और कौशल का प्रदर्शित कराने वाली एक विशेष प्रदर्शनी भी आयोजित की है, जिसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने अवलोकन करने की कृपा की है। 20 से 22 सितंबर तक आम जनता के लिए खुली यह प्रदर्शनी इन कारीगरों की आत्मनिर्भरता और हमारी अर्थव्यवस्था में उनके आर्थिक योगदान का प्रमाण है। मैं सभी से आग्रह करता हूं कि वे इस प्रदर्शनी को देखें और विश्वकर्माओं को प्रोत्साहित करें। मैं आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के समक्ष उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों, अधिकारियों, प्रतिभागियों को भी धन्यवाद देता हूं। यह न केवल महत्वपूर्ण अवसर के महत्व को उजागर करती है, बल्कि इस तथ्य पर जोर देती है कि कारीगर और शिल्पकार इस पहल के केंद्र में हैं। शिल्प कौशल और कौशल के सम्मान करने वाले इस कार्यक्रम का हिस्सा बनाना मेरे लिए अत्यंत सौभाग्य की बात है। आइए हम सभी मिलकर एमएसएमई के बढ़ते और राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान दें। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। स्वातंत्र्यानंतर गावातल्या 18 अलुतेदारांच्या व्यवसायाचा सर्वसमावेशक विचार करणारी एकमेव सरकार म्हणजे मोदी सरकार असं वर्णन केल्यास अतिशयोक्ती होणार नाही। यानंतर मी आमंत्रित करू इच्छिते महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री माननीय श्री एकनाथजी शिंदे यांना, त्यांनी त्यांचं मनोगत व्यक्त करावं। छत्रपती शिवाजी महाराज की जय भवानी। जगाला समता आणि शांतीचा संदेश देणारे महात्मा गांधीजी
भूदान चळवळीचे प्रणेते विनोबा भावे यांना विनम्र अभिवादन आणि गांधीग्राम आणि पवनारच्या भूमीला नमन. भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार महामानव भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना विनम्र अभिवादन. आणि देशाचे लोकप्रिय आणि यशस्वी आणि लगातार तिसऱ्यांदा ज्या देशाचे प्रधानमंत्री झाले त्या आदरणीय नरेंद्र मोदी साहेबांचं मी आपल्या सर्वांच्या वतीने मनापासून स्वागत करतो. खरं म्हणजे आजच्या या कार्यक्रमाला उपस्थित राज्यपाल राधाकृष्णन साहेब, आमचे दोन्ही उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी, अजितदादा, केंद्रीय मंत्री मांझीजी, जयंत चौधरी, सर्व व्यासपीठावरील आमचे मंत्रिमंडळातील सहकारी मंत्री, आमचे बावनकुळेजी आणि सर्व व्यासपीठावरील मान्यवर आणि मोठ्या संख्येने आदरणीय प्रधानमंत्री महोदयांना ऐकायला आलेले सर्व वर्धावासीय बांधव भगिनी आणि माझ्या लाडक्या बहिणींनो आणि लाडक्या भावांनो, आपलं मनापासून मी स्वागत करतो. मोदी जी के 10 साल के सफल कार्यकाल का वर्णन करते हुए मैं ये कहता हूं, 10 साल बेमिसाल. नरेंद्र मोदी जी है विकास की नई मिसाल. लगातार तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री पद संभालने वाले माननीय मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार के 100 दिन पूरे हुए हैं. मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि मोदी जी तीसरी बार तीसरे कार्यकाल में प्रगति की गति 3 गुना बढ़ाएंगे और हमारे भारत को नई ऊंचाई प्रदान करेंगे. ये 100 दिन तो एक झांकी है. मोदी साहब की बड़ी इनिंग अभी बाकी है. मोदी जी के नेतृत्व में देश को महासत्ता बनाने का 140 करोड़ जनता का सपना 100% पूरा होगा. आने वाले वर्षों में हमारी एनडीए सरकार दुनिया के सबसे ताकतवर देश की सूची में भारत का स्थान मजबूत करेगी, ऐसा हमें विश्वास है. 21वीं सदी भारत की सदी, ऐसा मोदी साहब ने कहा था. हमारा भी यही कहना है कि 21वीं सदी भारत की सदी, क्योंकि देश के कप्तान हैं नरेंद्र मोदी. और इसलिए मैं उनका फिर एक बार तहे दिल से स्वागत करूंगा. आज पीएम विश्वकर्मा योजना को 1 साल पूरा हुआ है. कारीगरों का हुनर पहचानना, उन्हें सप्लाई चेन की मुख्य धारा में लाना, उन्हें मार्केटिंग ब्रांडिंग का सपोर्ट करना, इतनी दूरगामी सोच सिर्फ मोदी जी की हो सकती है. इसलिए जब प्रदर्शन में हम गए थे तो कई कारीगर कह रहे थे हम इतने छोटे छोटे कारीगर हैं, आज छोटा छोटा व्यवसाय करते हैं, लेकिन इतने बड़े देश के प्रधानमंत्री हमारे बारे में इतनी बारीकी से सोचते हैं. ऐसे प्रधानमंत्री हमने देखे नहीं. मैंने कहा ना देखे हैं ना देखोगे भी, क्योंकि मोदी जी ऐसे हर विभाग को, हर सेक्टर को मेन स्ट्रीम में लाना चाहते हैं. उद्योजक बनाना चाहते हैं, लोगों को रोजगार देना चाहते हैं. और इसलिए आज महाराष्ट्र में पीएम विश्वकर्मा योजना में 14,72,000 से ज्यादा एप्लीकेशन रजिस्टर हुई है. इस योजना के माध्यम से छोटे व्यवसाय को लोन दिया गया. इससे कारोबार बढ़ा, रोजगार के अवसर पैदा हुए और देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत हो रही है. यह मोदी जी के सबका साथ सबका विकास के समग्र दृष्टिकोण का सबसे अच्छा उदाहरण है. और इस योजना की पहली वर्षगांठ पर मैं पूरे विश्वकर्मा समाज की ओर से प्रधानमंत्री मोदी जी को
बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। मोदीजींनी देशातील महिलांना आत्मसन्मान मिळवून दिला। 10 वर्षात ग्रामीण भागातल्या 10 कोटी महिला आत्मनिर्भर झाल्या। नारी शक्तीला बळ देण्यासाठी आज मोदीजींच्या शुभ हस्ते पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर स्टार्टअप योजनेचा शुभारंभ देखील होतोय आणि महिलांना स्टार्टअपसाठी 25 लाखापर्यंत अर्थसहाय्य मिलणार है। महाराष्ट्र देश में महिला स्टार्टअप में पहले स्थान पर होगा और दूसरे राज्यों को भी प्रेरित करेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। आज आपण 1000 कॉलेजमध्ये आचार्य चाणक्य कौशल्य विकास केंद्र सुरुवात करतोय। वर्षभरात 3 लाख विद्यार्थ्यांना प्रोफेशनल ट्रेनिंग दिली जाणार आहे आणि म्हणून त्याचबरोबर अमरावतीमध्ये मगाशी देवेंद्रजींनी सांगितलं पीएम मित्रा टेक्सटाईल पार्कचे भूमिपूजन होत आहे। 8,000 कोटींची इन्व्हेस्टमेंट असलेल्या या पार्कमध्ये 2 लाखापेक्षा जास्त रोजगार मिळणार आहे। या पार्कमुळे संपूर्ण परिसराचा मेकओव्हर होईल, देशाच्या अर्थकारणाला देखील हातभार लागेल। मोदीजी कधी छोटी स्वप्न पाहत नाहीत। आपला देश जसा महान तशीच मोदीजींची स्वप्नेही महान आहेत आणि म्हणून मुंबई को ग्लोबल फिनटेक कैपिटल बनाने का निर्धार उन्होंने किया है। फिनटेक तकनीक 2030 तक भारत को $7 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में योगदान दे सकती है, जिसमें महाराष्ट्र का बड़ा योगदान हो सकता है। इस सपने को साकार करने के लिए हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं। कल ही हमने नवी मुंबई में एक महत्वाकांक्षी सेमीकंडक्टर परियोजना का भी भूमि पूजन किया है। 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने का सपना भी हमें साकार करना है। मोदी जी पूरी दुनिया में देश का मान सम्मान बढ़ा रहे हैं और मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग को भी रोकने में भारत की कोशिश प्रभावी बन रही है और यश भी मिला है, ऐसा FATF ने कहा है। और दूसरी तरफ आज हम देखते हैं कि हमारे कुछ लोग विदेश में जाकर हमारे देश को बदनाम करते हैं, आरक्षण रद्द करने की बात कहते हैं। और मैं ये कहूंगा जो आरक्षण संविधान डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर जी ने दिया है उसे किसी को भी रोकने या खत्म करने का अधिकार नहीं है। और इसलिए मोदी जी यहां पर प्रधानमंत्री जी है, तब तक ये गरीब तबके का आरक्षण कोई भी माई का लाल खत्म नहीं कर सकता है, इतना ही मैं विश्वास दिलाता हूं। लेकिन यहां पर माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में गृह मंत्री अमित भाई शाह जी ने 370 धारा हटाकर हमारे कश्मीर के जन्नत को आजाद करा दिया। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि 370 कलम फिर लाएंगे। क्या आप दहशतवाद फिर लाना चाहते हो? क्या पाकिस्तान की बोली बोलने वाले लोग जो ये 370 जो कलम हटाने के बाद ये कश्मीर का विकास हो रहा है, क्या विकास को रोकना चाहते हो? आतंकवादियों से मिलकर मिलीभगत करना चाहते हो? और इसलिए कांग्रेस को इसका भुगतान भोगना पड़ेगा, इतना ही मैं कहूंगा। मोदी जी ने कई क्रांतिकारी फैसले लिए हैं। अब प्रधानमंत्री मोदी जी ने 1 नेशन 1 इलेक्शन का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। मैं मोदी जी का अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। आज पूरा देश उनके साथ खड़ा है। मोदी जी की सभी योजनाएं, सभी निर्णयों का उद्देश्य देश के पिछड़े कमजोर वर्गों का कल्याण करना है और यही उनका एकमात्र उद्देश्य है। आम आदमी का सम्मान बढ़ाना, उनकी ताकत बढ़ाना, उनकी समृद्धि बढ़ाना। हम उनके आदर्शों पर चलकर पिछले 2.25 साल में राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए लाडली बहन योजना हो, लाडला भाई योजना हो, 1 करोड़ 60 लाख हमारी लाडली बहनों के खाते में महीने में 1,500 रुपया, 2 महीने के 3,000, सालाना 18,000 रुपया ये जमा हो रहे हैं। ये संख्या 2.5 करोड़ तक पहुंचेगी। और लेक लड़की योजना हो, अन्नपूर्णा योजना हो, लड़कियों को मुफ्त में प्रोफेशनल एजुकेशन हो, वयोश्री योजना हो, तीर्थ दर्शन योजना हो, ये सब योजनाएं
नई क्रांति समाज में लाएगी और मोदी जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र के नए विकास के नए शिखर पर पहुंच रहा है। प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से महाराष्ट्र का विकास बुलेट ट्रेन की तेज रफ्तार से होगा, ऐसा मैं विश्वास व्यक्त करता हूं। शेवटी जाता जाता एवढंच सांगतो, करू महाराष्ट्राचा विकास, आणू सुखाची नांदी, कारण आपल्या मागे खंबीरपणे उभे आहेत नरेंद्रजी मोदी ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आज हम राज्य सरकार द्वारा शुरू हो रही आचार्य चाणक्य कौशल विकास योजना और पुण्यश्लोक अहिल्या देवी होलकर महिला स्टार्टअप योजना का उद्घाटन करने जा रहे हैं। उससे पहले मैं बताना चाहूंगी कि इस कार्यक्रम में आज आचार्य चाणक्य कौशल विकास योजना में सहभागी 1000 कॉलेजेस के 7 लाख विद्यार्थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध है कि वे आचार्य चाणक्य कौशल विकास योजना और पुण्यश्लोक अहिल्या देवी होलकर महिला स्टार्टअप योजना का बटन दबाकर शुभारंभ करें। गत 10 वर्षों में हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में युवाओं का स्किल डेवलपमेंट करने और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कई योजनाओं का आगाज किया गया है। इन योजनाओं से आज करोड़ों युवाओं और महिलाओं को बेहतर आजीविका मिल रही है, जिससे उनके जीवन में सुधार आया है। भारत के युवा पढ़ाई के साथ ही स्किल में भी उतने ही दक्ष हो, इसी सोच के साथ हमारी सरकार ने युवाओं के कौशल विकास और नए संस्थानों के निर्माण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से महाराष्ट्र सरकार द्वारा 1000 कॉलेजों में स्थापित हुए आचार्य चाणक्य कौशल्य विकास केंद्रों का और नवाचार उपक्रम के अंतर्गत महिला सशक्तिकरण के लिए पुण्यश्लोक अहिल्या देवी होलकर महिला स्टार्टअप योजना का शुभारंभ किया जा रहा है। कौशल विकास को अकादमिक शिक्षा के साथ एकीकृत करके विकसित मानव संस्थान तैयार करना आचार्य चाणक्य कौशल्य विकास केंद्र का मुख्य हेतु है। महाराष्ट्र सरकार ने सालाना 1,50,000 युवाओं को कौशल प्रशिक्षित करने के लिए प्रतिवर्ष 150 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, जिससे महाराष्ट्र में कुशल श्रमिकों की कमी दूर होगी। महाराष्ट्र सरकार करीब 100 करोड़ रुपयों के निवेश से लगभग 500 महिला उद्यमी स्टार्टअप को पुण्यश्लोक अहिल्या देवी होलकर महिला स्टार्टअप योजना के तहत 25 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता देकर प्रोत्साहित करेगी। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र की डबल इंजन सरकार की आचार्य चाणक्य कौशल्य विकास केंद्र और पुण्यश्लोक अहिल्या देवी होलकर महिला स्टार्टअप योजना युवा और महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगी। मैं बताना चाहूंगी कि अहिल्या देवी होलकर जी का यह 300वां जयंती वर्ष है, जिन्होंने भारत में काशी विश्वेश्वर समेत कई मंदिरों का पुनर्निर्माण किया है। जब जब विदेशी शक्तियों ने हिंदुस्तान की स्वाभिमान को और धार्मिक स्थलों को अपमानित करने की कोशिश की, तब तब अहिल्या देवी होलकर ने अपने अत्यंत अल्प संसाधनों के सहारे भारत के स्वाभिमान को फिर से पुनर्स्थापित किया है। इसके पश्चात हम पीएम मित्र पार्क का शुभारंभ करने जा रहे हैं। पीएम मित्र पार्क यह संकल्पना पूरे देश के वस्त्रोद्योग में क्रांति लाने वाली योजना है। मैं अनुरोध करती हूं माननीय प्रधानमंत्री जी से कि वे अमरावती पीएम मित्र पार्क का बटन दबाकर भूमि पूजन करें।
भारत का वस्त्र उद्योग हमेशा से देश की अर्थव्यवस्था का एक मजबूत स्तंभ रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 10 सालों में टेक्सटाइल सेक्टर में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। आज ये सेक्टर देश की विकास यात्रा का मजबूत भागीदार बनकर उभर रहा है। यही कारण है कि भारतीय वस्त्र उद्योग 2030 में $350 बिलियन और वस्त्र निर्यात में $100 बिलियन के अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर है। हम टेक्सटाइल वैल्यू चेन के सभी एलिमेंट को फार्म, फाइबर, फैक्ट्री, फैशन और फॉरेन 5F के सूत्र से एक दूसरे से जोड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के इस विजन से प्रेरित है पीएम मित्र पार्क, जहां स्पिनिंग से लेकर गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग तक एक संपूर्ण मूल्य श्रृंखला बनेगी। ये न केवल लॉजिस्टिक्स लागत को घटाएंगे बल्कि भारत को और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाएंगे। साथ ही यहाँ मौजूद प्लग एंड प्ले सुविधा से उद्यमियों को काफी सहूलियत होगी। पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन्स एंड अपैरल योजना के अंतर्गत 7 राज्यों में ये पार्क स्थापित होंगे, जिनमें से एक है पीएम मित्र पार्क अमरावती, महाराष्ट्र। भारत के मध्य में स्थित सड़क, रेल, बंदरगाह और हवाई सुविधाओं से जुड़ा हुआ अमरावती महाराष्ट्र के वस्त्र उद्योग उन्नति में एक अहम भूमिका निभाता है। 1020 एकड़ में फैला पीएम मित्र पार्क अमरावती वस्त्र उद्योग की स्थापना के लिए आवश्यक सभी सुविधाओं से परिपूर्ण है, जैसे कि कुछ ही दूर पर 220 केवी सब स्टेशन, निकट स्थित 30 MLD जलापूर्ति और 5 MLD CETP, जिसका विस्तार किया जा रहा है। महाराष्ट्र के सशक्त नेतृत्व और प्रगतिशील नीतियों के समन्वय से प्रेरित यह पार्क एक समृद्ध वस्त्र परिसर बनाएगा, जिससे कि वस्त्र उद्योग में 10,000 करोड़ निवेश और 3 लाख प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार की संभावना है। प्रधानमंत्री के विजन को साकार करते हुए वस्त्र मंत्रालय की इस पहल के अंतर्गत पीएम मित्र पार्क अमरावती विकसित भारत के विजन को साकार करने में अहम भूमिका निभाएगा। विदर्भाच्या बाबतीमध्ये नेहमी विकासाच्या असमतोलाचा प्रश्न उपस्थित केला जातो। मला असं वाटतं की पीएम मित्र पार्क अमरावतीला देऊन 3 लाखपेक्षा जास्त रोजगार इथे उपलब्ध होणार आहे। माननीय पंतप्रधानांना आपण टाळ्या वाजवून धन्यवाद द्यायला पाहिजे की विदर्भाचा हा विकासाचा असमतोल याने निश्चितपणे दूर होण्यास मदत होईल। पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत गत वर्ष 17 सितंबर को की गई थी। 1 साल में असाधारण सफलता इस योजना ने प्राप्त की है। केवल 1 साल में इस योजना के तहत पूरे देश में 20 लाख कारीगर रजिस्टर्ड हो चुके हैं। मैं अनुरोध करती हूं माननीय प्रधानमंत्री जी से कि वे इस योजना की सफल वर्ष पूर्ति हेतु भारतीय डाक विभाग द्वारा जारी स्टैंप रिलीज करें। एक लाख कारीगरों को हम आज विश्वकर्मा आईडी और सर्टिफिकेट्स प्रदान करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी से निवेदन है वे इन दस्तकारों एवं कारीगरों को बटन दबाकर पहचान पत्र एवं प्रमाण पत्र प्रदान करें। आज मुझे बताते हुए खुशी महसूस हो रही है कि कुल मिलाकर 21 लाख विश्वकर्माओं को डिजिटल आईडी एवं सर्टिफिकेट मिल गए हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री जी से अनुरोध है कि वे बटन दबाकर 1 लाख विश्वकर्मा लाभार्थियों को डिजिटल स्किल सर्टिफिकेट्स प्रदान करें।
अब तक साल भर में 8 लाख लाभार्थियों को डिजिटल स्किल सर्टिफिकेट्स मिल चुके हैं। आज 75,000 विश्वकर्माओं को लोन सैंक्शन हो चुका है। माननीय प्रधानमंत्री जी से विनती है कि वे बटन दबाकर 75,000 लाभार्थियों को डिजिटल लोन रिलीज करें। साल भर में आज तक 1,60,000 लाभार्थियों को रुपए 14,000 करोड़ का कुल ऋण आज तक स्वीकृत हुआ है। इसके पश्चात हम आज प्रातिनिधिक तौर पर 18 लाभार्थियों को प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा हम लोन प्रदान करने जा रहे हैं। भारत के अलग अलग राज्यों से यह कारीगर यहाँ आए हैं। मैं सबसे पहले आमंत्रित करूंगी श्रीमती ज़ैबुन निशा, जो कि उत्तराखंड उधम सिंह नगर से है, मालाकार है। श्रीमती ज़ैबुन निशा देवभूमि उत्तराखंड से। माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध है कि वे उन्हें चेक प्रदान करें। भारत के अलग अलग राज्यों से आज 18 कारीगर यहां मौजूद है। इसके पश्चात मैं आमंत्रित करना चाहूंगी सिंटू कुमार, जो कि बिहार नावदा से है। सिंटू कुमार जो कि बिहार राज्य के नावदा से है और सिंटू कुमार जी का व्यवसाय है गुड़िया और खिलौने बनाना। बिहार इसके पश्चात मैं आमंत्रित करना चाहूंगी अखिरेले कीरा, जो कि नागालैंड कोहिमा से है। नागालैंड स्विट्जरलैंड माना जाता है भारत का पूर्वोत्तर राज्य। ये बढ़ई है, कारपेंटर है। इसके पश्चात मैं आमंत्रित करना चाहूंगी रामनाथ सिंह गुर्जर, जो कि मध्य प्रदेश शिवपुरी से है, मूर्तिकार है। मध्य प्रदेश एमपी गजब है, सबसे अजब है स्टेट। रामनाथ सिंह गुर्जर मध्य प्रदेश शिवपुरी से, मूर्तिकार। इसके पश्चात सतीश केसी केरला से है। गॉड्स ओन कंट्री जिसका वर्णन किया जाता है, उस केरला राज्य से गोल्ड स्मिथ का सुनार का काम करते हैं। पथनमथिट्टा जिले से सतीश केसी। उसके बाद मैं सुदीप्त दास को आमंत्रित करना चाहूंगी, जो कि ओडिशा से है, जगत सिंहपुर जिले से। इनका मछली पकड़ने के लिए जाल बुनने का व्यवसाय है। इसके पश्चात गोपाल मड़ैया झारखंड से है, देवघर जिले से ब्लैकस्मिथ लुहार है गोपाल मड़ैया। इसके पश्चात एम हरिकृष्णा आंध्र प्रदेश से, अनंतपुरम जिले से नाई का काम करते हैं, बाल कटाने का काम करते हैं। एम हरिकृष्णा आंध्र प्रदेश अनंतपुरम जिले से। इसके पश्चात श्रीमती कांतिबाई साहू छत्तीसगढ़ राज्य के धामतरी जिले से बास्केट चटई झाड़ू बनाती है श्रीमती कांतिबाई साहू। इसके पश्चात उपेंद्र बरुआ जी को आमंत्रित करना चाहूंगी, आसाम से है, धारंग जिले से, राजमिस्त्री का काम करते हैं। भारत की विविधता का, एकता में विविधता का प्रदर्शन आज इस मंच पर, व्यासपीठ पर हो रहा है। इसके पश्चात मैं आमंत्रित करना चाहूंगी महाराजू लक्ष्मी, श्रीमती महाराजू लक्ष्मी जी को, जो कि तेलंगाना से है, निर्मल जिले से, और कपड़े धोने का काम करती है श्रीमती महाराजू लक्ष्मी।
इसके पश्चात आमंत्रित करना चाहूंगी कमल कुमार, जो कि पंजाब लुधियाना से है, कॉबलर का काम करते हैं। सुवर्ण मंदिर के लिए जाना जाता है पंजाब। इसके पश्चात राजा राम उत्तर प्रदेश से है, आजमगढ़ जिले से, कुम्हार का काम करते हैं। राजा राम उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले से, भारत का सबसे बड़ा राज्य। इसके पश्चात मैं भारत का स्वर्ग, नंदनवन कहा जाने वाला कश्मीर से आमंत्रित करना चाहती हूं अब्दुल माजिद भट्ट, भारत का स्वर्ग, गांदेरबल जिले से है, कश्मीर के, और ये नाव बनाते हैं। कश्मीर में नाव बहुत चलती है, सरोवर है, तालाब है उसमें, तो नाव बनाने का काम अब्दुल माजिद भट्ट करते हैं। और इसके पश्चात मैं आमंत्रित करना चाहूंगी कीर्ति संतोषराव रावेकर, महाराष्ट्र के वर्धा जिले से, महाराष्ट्र के वर्धा जिले से दर्जी टेलर का काम करती है महाराष्ट्र, जो कि समाज सुधारकों की, स्वातंत्र सेनाओं की भूमि पहचानी जाती है। इसके पश्चात शेखरप्पा खम्मर, कर्नाटक गदग से है शेखरप्पा खम्मर, आमरर है, शस्त्र अस्त्र बनाते हैं। तालियों में कमी नहीं होनी चाहिए, दूर दूर से आए हैं हमारे भाई। भोला लुहार राजस्थान से आमंत्रित करना चाहूंगी, दौसा जिले से राजस्थान के भोला लुहार, ये हैमर टूल किट मेकर है। और आज के हमारे प्रातिनिधिक तौर पर उपस्थित आखिरी लाभार्थी परमार कमलेश भाई, गुजरात से, महिसागर से, गुजरात राज्य में महिसागर जिले से परमार कमलेश भाई ताला बनाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। हमारे गांवों की नींव, जो कि सुनार, नाई, लुहार जैसे पारंपरिक कारीगर और शिल्पकार हैं, उन्हें आर्थिक सहायता एवं प्रशिक्षण प्रदान करना इस विश्वकर्मा योजना का उद्देश्य है। गांव के 18 प्रकार के व्यवसायों के लिए यह योजना अमृत संजीवन के तौर पर काम करेगी। मैं अनुरोध करती हूं हमारे टेक्निकल टीम से कि वे इस योजना के जानकारी हेतु बनाई गई डॉक्यूमेंट्री दिखाएं। हजारों वर्षों से जो साथी भारत की समृद्धि के मूल में रहे हैं, वो हमारे विश्वकर्मा ही है। जैसे हमारे शरीर में रीढ़ की हड्डी की भूमिका होती है, वैसे ही समाज जीवन में इन विश्वकर्मा साथियों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसलिए आज समय की मांग है कि इन विश्वकर्मा साथियों को पहचाना जाए, उन्हें हर तरह से सपोर्ट किया जाए। प्रिय विश्वकर्मा, आपने हमारा घर, स्कूल, दफ्तर, देश सजाया। बचपन से बुढ़ापे तक हमारा साथ निभाया। लेकिन आजादी के दशकों बाद भी आप लोगों की कठिनाइयां अनदेखी रही। अपने परंपरागत हुनर को संभालने में आपकी मेहनत, पीड़ा किसी ने देखी नहीं। लेकिन जब देश को मिला एक संवेदनशील नेतृत्व, तो गढ़ी गई पीएम विश्वकर्मा जैसी योजना, जिसके जरिए हमारे विश्वकर्मा साथियों के सम्मान, सामर्थ्य और समृद्धि की जिम्मेदारी देश ने संभाली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 1 साल पहले बनाई थी पीएम विश्वकर्मा योजना, ताकि विश्वकर्मा साथी आधुनिकता, आत्मनिर्भरता और प्रोफेशनलिज्म सीखें और नए हुनर के साथ बाजार से जुड़े। इस महाअभियान को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने देश के लाखों विश्वकर्माओं को रजिस्टर करवाया। 8 लाख कारीगरों एवं शिल्पकारों को नए जमाने के टूल्स और ट्रेनर्स द्वारा 800 स्किल सेंटर्स में ट्रेनिंग दी गई।
ट्रेनिंग में उन्होंने टेक्निकल ज्ञान के अलावा बिजनेस से जुड़ी ऐसी कई बेसिक चीजें भी सीखी जिनसे वे कोसों दूर थे, जैसे कि बैंक अकाउंट कैसे खोलना, ऑनलाइन बैंकिंग कैसे यूज करनी है, लोन कैसे मिलता है, प्रोडक्ट की सही और शानदार पैकेजिंग करने से कैसे धंधा बढ़ेगा, ब्रांडिंग और मार्केटिंग में क्या अंतर होता है, अपने प्रोडक्ट्स ऑनलाइन कैसे बेचते हैं, वगैरह वगैरह। ये विश्वकर्मा भाई बहन अपना काम छोड़कर ट्रेनिंग करने आए थे, तो प्रधानमंत्री जी ने यहाँ तक का ध्यान रखा कि उन्हें 3,000 रुपए का ट्रेनिंग भत्ता और 1,000 रुपए का यात्रा भत्ता भी मिले। ट्रेनिंग के बाद उन्हें स्किल सर्टिफिकेट से भी नवाजा गया। उन्हें नई टूल किट खरीदने के लिए 15,000 रुपए के ई वाउचर भी दिए गए। 1,60,000 विश्वकर्माओं को बिना किसी भागदौड़ और मिनिमम पेपर वर्क के साथ 5% की रियायती ब्याज दर पर 1,400 करोड़ रुपए के लोन भी मिले। और ये सब हुआ केवल 1 साल में। ये तो बस एक शुरुआत है। शुरुआत अपने व्यवसाय में भविष्य देखने की। शुरुआत अपनी अगली पीढ़ी को गरीबी नहीं, कारीगरी और समृद्धि सौंपने की। शुरुआत विकसित भारत का भागीदार बनाने की। पीएम विश्वकर्मा योजना, सम्मान, सामर्थ्य, समृद्धि। निर्विवाद रूप से जिन्होंने हिंदुस्तान की राजनीति में राष्ट्रवाद का पुनरुत्थान किया है और जिनके जीवन का हर पल, हर क्षण मजबूत भारत की नींव रखने के लिए काम आता है, समाज के श्रमजीवी वर्ग को उसकी गरिमा और सम्मान प्रदान करने वाले माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आप पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के मैले कुचेले लोगों की आखिरी आदमी की उम्मीद हो। मैं अनुरोध करती हूं, आप अपने प्रेरक विचारों से हम सबका मार्गदर्शन करें। भारत माता की, भारत माता की। अमरावती आणि वर्ध्यासह महाराष्ट्रातील तमाम नागरिकांना माझा नमस्कार। 2 दिन पहले ही हम सबने विश्वकर्मा पूजा का उत्सव मनाया है और आज वर्धा की पवित्र धरती पर हम पीएम विश्वकर्मा योजना की सफलता का उत्सव मना रहे हैं। आज ये दिन इसलिए भी खास है क्योंकि 1932 में आज ही के दिन महात्मा गांधी जी ने अस्पृश्यता के खिलाफ अभियान शुरू किया था। ऐसे में विश्वकर्मा योजना के 1 साल पूर्ण होने का ये उत्सव विनोबा जी की ये साधना स्थली, महात्मा गांधी जी की कर्मभूमि, वर्धा की ये धरती, ये उपलब्धि और प्रेरणा का ऐसा संगम है जो विकसित भारत के हमारे संकल्पों को नई ऊर्जा देगा। विश्वकर्मा योजना के जरिए हमने श्रम से समृद्धि, इसका कौशल से बेहतर कल का जो संकल्प लिया है, वर्धा में बापू की प्रेरणाएं हमारे उन संकल्पों को सिद्धि तक ले जाने का
माध्यम बनेगी। इस योजना से जुड़े सभी लोगों, देश भर के सभी लाभार्थियों को इस अवसर पर बधाई देता हूं। साथियों, आज अमरावती में पीएम मित्र पार्क की आधारशिला भी रखी गई है। आज का भारत अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को वैश्विक बाजार में टॉप पर ले जाने के लिए काम कर रहा है। देश का लक्ष्य है भारत की टेक्सटाइल सेक्टर के हजारों वर्ष पुराने गौरव को पुनर्स्थापित करना। अमरावती का पीएम मित्र पार्क इसी दिशा में एक और बड़ा कदम है। इस उपलब्धि के लिए भी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, हमने विश्वकर्मा योजना की पहली वर्षगांठ के लिए महाराष्ट्र को चुना। हमने वर्धा की इस पवित्र धरती को चुना क्योंकि विश्वकर्मा योजना केवल सरकारी प्रोग्राम भर नहीं है। ये योजना भारत के हजारों वर्ष पुराने कौशल को विकसित भारत के लिए इस्तेमाल करने का एक रोड मैप है। आप याद करिए, हमें इतिहास में भारत की समृद्धि के कितने ही गौरवशाली अध्याय देखने को मिलते हैं। इस समृद्धि का बड़ा आधार क्या था? उसका आधार था हमारा पारंपरिक कौशल। उस समय का हमारा शिल्प, हमारी इंजीनियरिंग, हमारा विज्ञान इस दुनिया में के सबसे बड़े वस्त्र निर्माता थे। हमारा धातु विज्ञान, हमारी मेटलर्जी भी विश्व में बेजोड़ थी। उस समय के बने मिट्टी के बर्तनों से लेकर भवनों की डिजाइन का कोई मुकाबला नहीं था। इस ज्ञान विज्ञान को कौन घर घर पहुंचाता था? सुतार, लोहार, सोनार, कुम्हार, मूर्तिकार, चर्मकार, बढ़ई, मिस्त्री, ऐसे अनेक पेशे ये भारत की समृद्धि की बुनियाद हुआ करते थे। इसलिए गुलामी के समय में अंग्रेजों ने इस स्वदेशी हुनर को समाप्त करने के लिए भी अनेकों साजिशें की। इसलिए ही वर्धा की इस धरती से गांधी जी ने ग्रामीण उद्योग को बढ़ावा दिया था। लेकिन साथियों, ये देश का दुर्भाग्य रहा कि आजादी के बाद की सरकारों ने इस हुनर को वो सम्मान नहीं दिया जो दिया जाना चाहिए था। उन सरकारों ने विश्वकर्मा समाज की लगातार उपेक्षा की। जैसे जैसे हम शिल्प और कौशल का सम्मान करना भूलते गए, भारत प्रगति और आधुनिकता की दौड़ में भी पिछड़ता चला गया। साथियों, अब आजादी के
70 साल बाद हमारी सरकार ने इस परंपरागत कौशल को नई ऊर्जा देने का संकल्प लिया। इस संकल्प को पूरा करने के लिए हमने पीएम विश्वकर्मा जैसी योजना शुरू की। विश्वकर्मा योजना की मूल भावना है सम्मान, सामर्थ्य और समृद्धि, यानी पारंपरिक हुनर का सम्मान, कारीगरों का सशक्तिकरण और विश्वकर्मा बंधुओं के जीवन में समृद्धि, ये हमारा लक्ष्य है। और साथियों, विश्वकर्मा योजना की एक और विशेषता है, जिस स्केल पर, जिस बड़े पैमाने पर इस योजना के लिए अलग अलग विभाग एकजुट हुए हैं, ये भी अभूतपूर्व है। देश के 700 से ज्यादा जिले, देश की 2.5 लाख से ज्यादा ग्राम पंचायत, देश के 5,000 शहरी स्थानीय निकाय, ये सब मिलकर इस अभियान को गति दे रहे हैं। इस एक वर्ष में ही 18 अलग अलग पैसों के 20 लाख से ज्यादा लोगों को इससे जोड़ा गया। सिर्फ साल भर में ही 8 लाख से ज्यादा शिल्पकारों और कारीगरों को स्किल ट्रेनिंग, स्किल अपग्रेडेशन मिल चुकी है। अकेले महाराष्ट्र में ही 60,000 से ज्यादा लोगों को ट्रेनिंग मिली है। इसमें कारीगरों को मॉडर्न मशीनरी और डिजिटल टूल्स जैसी नई टेक्नोलॉजी भी सिखाई जा रही है। अब तक 6.5 लाख से ज्यादा विश्वकर्मा बंधुओं को आधुनिक उपकरण भी उपलब्ध कराए गए हैं। इससे उनके उत्पादों की क्वालिटी बेहतर हुई है, उनकी उत्पादकता बढ़ी है। इतना ही नहीं, हर लाभार्थी को 15,000 रुपये का ई-वाउचर दिया जा रहा है। अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए बिना गारंटी के 3 लाख रुपये तक लोन भी मिल रहा है। मुझे खुशी है कि 1 साल के भीतर भीतर विश्वकर्मा भाई बहनों को 1400 करोड़ रुपए का लोन दिया गया है। यानी विश्वकर्मा योजना हर पहलू का ध्यान रख रही है। तभी तो ये इतनी सफल है, तभी तो ये लोकप्रिय हो रही है। और अभी मैं, हमारे चेतन राम मांझी जी प्रदर्शनी का वर्णन कर रहे थे, मैं प्रदर्शनी देखने गया था। मैं देख रहा था कितना अद्भुत काम परंपरागत रूप से हमारे यहां लोग करते हैं। और जब उनको नए आधुनिक टेक्नोलॉजी टूल मिलते हैं, ट्रेनिंग मिलते हैं, उनको अपना कारोबार बढ़ाने के लिए सीड मनी मिलता है, तो कितना बड़ा कमाल करते हैं, वो अभी मैं देख के आया हूं। और यहां जो भी आप आए हैं ना, मेरा आपसे भी आग्रह है कि आप ये प्रदर्शनी जरूर देखें। आपको इतना गर्व होगा कि कितनी बड़ी क्रांति आई है। साथियों, हमारे पारंपरिक कौशल में सबसे ज्यादा भागीदारी SC, ST और OBC समाज के लोगों की रही है।
अगर पिछली सरकारों ने विश्वकर्मा बंधुओं की चिंता की होती तो इस समाज की कितनी बड़ी सेवा होती। लेकिन कांग्रेस और उसके दोस्तों ने एससी, एसटी, ओबीसी को जानबूझ करके आगे नहीं बढ़ने दिया। हमने सरकारी सिस्टम से कांग्रेस की इस दलित पिछड़ा विरोधी सोच को खत्म किया है। पिछले 1 साल के आंकड़े बताते हैं कि आज विश्वकर्मा योजना का सबसे ज्यादा लाभ एससी, एसटी और ओबीसी समाज उठा रहा है। मैं चाहता हूं विश्वकर्मा समाज इन पारंपरिक कार्यों में लगे लोग केवल कारीगर बनकर न रह जाए, बल्कि मैं चाहता हूं वे कारीगर से ज्यादा वो उद्यमी बने, व्यवसायी बने। इसके लिए हमने विश्वकर्मा भाई बहनों के काम को एमएसएमई का दर्जा दिया है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट और एकता मॉल जैसे प्रयासों के जरिए पारंपरिक उत्पादों की मार्केटिंग की जा रही है। हमारा लक्ष्य है कि ये लोग अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएं। ये लोग बड़ी बड़ी कंपनियों की सप्लाई चेन का हिस्सा बने। इसलिए ओएनडीसी और जीईएम जैसे माध्यमों से शिल्पकारों, कारीगरों और छोटे कारोबारियों को अपना बिजनेस बढ़ाने में मदद का रास्ता बन रहा है। ये शुरुआत बता रही है जो वर्ग आर्थिक प्रगति में पीछे छूट रहा था, वो विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में अहम रोल निभाएगा। सरकार का जो स्किल इंडिया मिशन है, वो भी इसे सशक्त कर रहा है। कौशल विकास अभियान के तहत भी देश के करोड़ों नौजवानों की आज की जरूरतों के हिसाब से स्किल ट्रेनिंग हुई है। स्किल इंडिया जैसे अभियानों ने भारत की स्किल को पूरी दुनिया में पहचान दिलानी शुरू कर दी थी। और हमारे स्किल मंत्रालय, हमारी सरकार बनने के बाद हमने अलग स्किल मंत्रालय बनाया और हमारे जयंत चौधरी जी आज ये स्किल मंत्रालय का कारोबार देखते हैं। उनके नेतृत्व में इसी साल फ्रांस में वर्ल्ड स्किल्स पर बहुत बड़ा आयोजन हुआ। हम ओलंपिक की जो चर्चा बहुत करते हैं, लेकिन उस फ्रांस में अभी एक बहुत बड़ा आयोजन हुआ। इसमें स्किल को लेकर के हमारे छोटे छोटे काम करने वाले कारीगर और उन लोगों को भेजा गया था और इसमें भारत ने बहुत सारे अवार्ड अपने नाम किए हैं। ये हम सब के लिए गर्व का विषय है। साथियों, महाराष्ट्र में जो अपार औद्योगिक संभावनाएं हैं, उनमें टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी एक है। विदर्भ का ये इलाका ये हाई क्वालिटी कपास के उत्पादन का इतना बड़ा केंद्र रहा है। लेकिन दशकों तक कांग्रेस और बाद में महाअगाड़ी सरकार ने क्या किया? उन्होंने कपास को महाराष्ट्र के किसानों की ताकत बनाने की जगह उन किसानों को बदहाली में धकेल दिया।
ये लोग केवल किसानों के नाम पर राजनीति और भ्रष्टाचार करते रहे। समस्या का समाधान देने के लिए काम तब तेजी से आगे बढ़ा जब 2014 में देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार बनी थी। तब अमरावती के नांदगांव खंडेश्वर में टेक्सटाइल पार्क का निर्माण हुआ था। आप याद करिए, तब उस जगह के क्या हाल थे। कोई उद्योग वहां आने को तैयार नहीं होता था। लेकिन अब वही इलाका महाराष्ट्र के लिए बड़ा औद्योगिक केंद्र बनता जा रहा है। साथियों, आज पीएम मित्र पार्क पर जिस तेजी से काम हो रहा है, उससे डबल इंजन सरकार की इच्छा शक्ति का पता चलता है। हम देश भर में ऐसे ही 7 पीएम मित्र पार्क स्थापित कर रहे हैं। हमारा विजन है फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैब्रिक, फैब्रिक टू फैशन, फैशन टू फॉरेन। यानी विदर्भ के कपास से यही हाई क्वालिटी फैब्रिक बनेगा और यहीं पर फैब्रिक से फैशन के मुताबिक कपड़े तैयार किए जाएंगे। ये फैशन विदेशों तक एक्सपोर्ट होगा। इससे किसानों को खेती में होने वाला नुकसान बंद होगा। उन्हें उनकी फसल की अच्छी कीमत मिलेगी, उसमें वैल्यू एडिशन होगा। अकेले पीएम मित्र पार्क से ही यहां 8 से 10 हजार करोड़ रुपए के निवेश की संभावना है। इससे विदर्भ और महाराष्ट्र में युवाओं के लिए रोजगार के 1 लाख से ज्यादा नए अवसर बनेंगे। यहां दूसरे उद्योगों को भी बढ़ावा मिलेगा। नई सप्लाई चेन्स बनेगी, देश का निर्यात बढ़ेगा, आमदनी बढ़ेगी। और भाई और बहनों, इस औद्योगिक प्रगति के लिए जो आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी चाहिए, महाराष्ट्र उसके लिए भी तैयार हो रहा है। नए हाईवेज, एक्सप्रेसवेज, समृद्धि महामार्ग, वाटर और एयर कनेक्टिविटी का विस्तार, महाराष्ट्र नई औद्योगिक क्रांति के लिए कमर कस चुका है। साथियों, मैं मानता हूं महाराष्ट्र की बहुआयामी प्रगति का अगर कोई पहला नायक है तो वो है यहां का किसान। जब महाराष्ट्र का, विदर्भ का किसान खुशहाल होगा, तभी देश भी खुशहाल होगा। इसलिए हमारी डबल इंजन सरकार मिलकर किसानों की समृद्धि के लिए काम कर रही है। आप देखिए, पीएम किसान सम्मान निधि के रूप में केंद्र सरकार 6,000 रुपये किसानों के लिए भेजती है। महाराष्ट्र सरकार उसमें 6,000 रुपया और मिलाती है। महाराष्ट्र के किसानों को अब 12,000 रुपया सालाना मिल रहा है। फसलों के नुकसान की कीमत किसान को न चुकानी पड़े, इसके लिए हमने 1 रुपये में फसल बीमा देना शुरू किया है। महाराष्ट्र की
एकनाथ शिंदे जी की सरकार ने किसानों का बिजली बिल भी जीरो कर दिया है। इस क्षेत्र में सिंचाई की समस्या के समाधान के लिए हमारी सरकार के समय से ही कई प्रयास शुरू हुए थे, लेकिन बीच में ऐसी सरकार आ गई जिसने सारे कामों पर ब्रेक लगा दिया। इस सरकार ने फिर से सिंचाई से जुड़े प्रोजेक्ट्स को गति दी है। इस क्षेत्र में करीब 85,000 करोड़ रुपए की लागत से वैनगंगा, नलगंगा नदियों को जोड़ने की परियोजना को हाल ही में मंजूरी दी गई है। इससे नागपुर, वर्धा, अमरावती, यवतमाल, अकोला, बुल्डाना इन 6 जिलों में 10 लाख एकड़ जमीन पर सिंचाई की सुविधा मिलेगी। साथियों, हमारे महाराष्ट्र के किसानों की जो मांगे थी उन्हें भी हमारी सरकार पूरा कर रही है। प्याज पर एक्सपोर्ट टैक्स 40% से घटाकर 20% कर दिया गया है। खाद्य तेलों का जो आयात होता है उस पर हमने 20% टैक्स लगा दिया है। रिफाइंड सोयाबीन, सूर्यमुखी और पाम ऑयल पर कस्टम ड्यूटी को 12.5% से बढ़ाकर 32.5% कर दिया है। इसका बहुत फायदा हमारे सोयाबीन उगाने वाले किसानों को होगा। जल्द ही इन सब प्रयासों के परिणाम भी हमें देखने को मिलेंगे, लेकिन इसके लिए हमें एक सावधानी भी बरतनी होगी। जिस कांग्रेस पार्टी और उसके दोस्तों ने किसानों को इस हालत में पहुंचाया, बर्बाद किया, हमें उन्हें फिर मौका नहीं देना है। क्योंकि कांग्रेस का एक ही मतलब है झूठ, धोखा और बेईमानी। इन्होंने तेलंगाना में चुनाव के समय किसानों से लोन माफी जैसे बड़े बड़े वादे किए, लेकिन जब इनकी सरकार बनी तो किसान लोन माफी के लिए भटक रहे हैं। कोई उनकी सुनने वाला नहीं है। महाराष्ट्र में हमें इनकी धोखेबाजी से बचकर रहना है। साथियों, आज जो कांग्रेस हम देख रहे हैं ये वो कांग्रेस नहीं है जिससे कभी महात्मा गांधी जी जैसे महापुरुष जुड़े थे। आज की कांग्रेस में देशभक्ति की आत्मा दम तोड़ चुकी है। आज की कांग्रेस में नफरत का भूत दाखिल हो गया है। आप देखिए, आज कांग्रेस के लोगों की भाषा, उनकी बोली विदेशी धरती पर जाकर उनके देश विरोधी एजेंडे, समाज को तोड़ना, देश को तोड़ने की बात करना, भारतीय संस्कृति और आस्था का अपमान करना, ये वो कांग्रेस है जिसे टुकड़े टुकड़े गैंग और अर्बन नक्सल के लोग चला रहे हैं। आज देश की सबसे बेईमान और सबसे भ्रष्ट कोई पार्टी है तो वो पार्टी कांग्रेस पार्टी है। देश का सबसे भ्रष्ट परिवार कोई है तो वो कांग्रेस का शाही परिवार है। साथियों, जिस पार्टी में हमारी आस्था और संस्कृति का
जरा सा भी सम्मान होगा, वो पार्टी कभी गणपति पूजा का विरोध नहीं कर सकती। लेकिन आज की कांग्रेस को गणपति पूजा से भी नफरत है। महाराष्ट्र की धरती गवाह है, आजादी की लड़ाई में लोकमान्य तिलक के नेतृत्व में गणपति उत्सव भारत की एकता का उत्सव बन गया था। गणेश उत्सव में हर समाज, हर वर्ग के लोग एक साथ जुड़ते थे। इसलिए कांग्रेस पार्टी को गणपति पूजा से भी चीड़ है। मैं गणेश पूजन कार्यक्रम में चला गया तो कांग्रेस का तुष्टीकरण का भूत जाग उठा। कांग्रेस गणपति पूजा का विरोध करने लगी। तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस कुछ भी कर रही है। आपने देखा है, कर्नाटका में तो कांग्रेस सरकार ने गणपति बप्पा को ही सलाखों के पीछे डाल दिया। गणपति की जिस मूर्ति की लोग पूजा कर रहे थे, उसे पुलिस वैन में कैद करवा दिया। महाराष्ट्र गणपतीची आराधना करीत होता आणि कर्नाटकात गणपतीची मूर्ती पुलिस वैन मध्ये होती। साथियों, पूरा देश गणपति के इस अपमान को देखकर आक्रोशित है। मैं हैरान हूं, इस पर कांग्रेस के सहयोगियों के मुंह पर भी ताला लग गया है। उन पर भी कांग्रेस की संगत का ऐसा रंग चढ़ा है कि गणपति के अपमान का भी विरोध करने की उनमें हिम्मत नहीं बची है। भाई और बहनों, हमें एकजुट होकर कांग्रेस के इन पापों का जवाब देना है। हमें परंपरा और प्रगति के साथ खड़ा होना है। हमें सम्मान और विकास के एजेंडे के साथ खड़ा होना है। हम साथ मिलकर महाराष्ट्र की अस्मिता को बचाएंगे। हम सब साथ मिलकर महाराष्ट्र का गौरव और बढ़ाएंगे। हम महाराष्ट्र के सपनों को पूरा करेंगे। इसी भाव के साथ इतनी बड़ी तादाद में आकर के इस महत्वपूर्ण योजनाओं को आपने जो उसकी ताकत को समझा है, इन योजनाओं का विदर्भ के जीवन पर, हिंदुस्तान के सामान्य व्यक्ति के जीवन पर कैसा प्रभाव होना है, ये आपकी विधानसभा के कारण मैं इसे महसूस कर रहा हूं। मैं एक बार फिर सभी विश्वकर्मा साथियों को, विदर्भ के और महाराष्ट्र के सभी मेरे भाई बहनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। दोनों हाथ ऊपर करके पूरी ताकत से, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जिन्होंने सीधे तौर पर बताया कि किस तरीके से पीएम विश्वकर्मा योजना का